Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, this is Pirzada Asif from Department of Physics at Sky Classes. So I welcome you again to the online revision capsule course, and you know that we have already started wave optics, and today we are going with the third lecture of wave optics, and in this very lecture I am going to discuss these very questions. देखो बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, this is also discussed in the previous lecture. Okay, interference and derive the condition for constructive and destructive interference, this was also discussed. लेकिन एक चीज इसमें रह गया था, वो है पाथ डिफरेंस. समझ आ रहा है बेटा? सो वेव ऑप्टिक्स के हवाले से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहां पे बताए, आपको मेंशन किए हैं बेटा. ह्यूजेंस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, interference, condition for constructive and destructive, and then define fringe width, derive an expression for the fringe width with the help of Young's double slit experiment. 5 मार्क्स का सवाल बोर्ड में आ जाता है. तो ओके, ये न्यूमेरिकल एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. देन इंशाल्लाह वी विल आल्सो डिस्कस polarization of light. We will also discuss Brewster's law. We will also discuss law of Malus. So wave optics के हवाले से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो वो मैंने आपको यहां पे मेंशन किए. इंशाल्लाह हमारा वेव ऑप्टिक्स कल वाले लेक्चर में फिनिश आउट होगा. then I will go with the ray optics. So let us discuss this. तो बेटा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव में मैं यहां पहुंचा था. थोड़ा हम रिकॉल कर लेंगे बेटा टॉपिक को. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो निकला था दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का, दैट वाज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाई. राइट? ओके, फिर मैंने क्या कहा था, अगर आप चाहते हो कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मस्ट बी मैक्सिमम, एंड आर को मैक्स होने के लिए कॉस फाई शुड बी मैक्सिमम. एंड कॉस कहां पे मैक्सिमम होता है बेटा? 1 पे. और कॉस किस किस एंगल पे 1 होता है वो भी मैंने आपको कल बताया था. इट इज कॉस 2n पाई. सो कॉस कॉस कैंसल, सो फेज डिफरेंस शुड बी even integral multiple of pi. So for constructive interference, it was already discussed in the previous lecture, yesterday's lecture, that for constructive interference the phase difference should be even integral multiple of pi. So if the phase difference is 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 12 pi, then at that very point constructive interference happens. और बेटा, अब मैं जो कल जहां पे हमने फिनिश आउट किया था, मैंने आपको बताया था एक और चीज भी बेटा हम निकालते हैं, वो है पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा? सिंपल बात है, मान लो ये स्क्रीन है और यहां से एक वेव आ रही है एंड इट हैज टू रीच पॉइंट P. ठीक है, सोर्स S1, और सोर्स S2 से भी एक वेव आ रही है एंड इसको भी पॉइंट P पे पहुंचना है स्क्रीन पे. नाउ टेल मी, डू दे हैव टू कवर द सेम पाथ, द सेम डिस्टेंस इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट P, और दे हैव टू कवर द डिफरेंट डिस्टेंस? ऑब्वियसली लॉजिकल बात है. S1P जो है बेटा वो S2P से कम आ रहा है. सो नाउ अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो लेट आई कॉल दिस एज P डैश. तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा, ये जो S2P डैश है, दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय द सेकेंड वेव देन द फर्स्ट. तो बेटा यही पाथ डिफरेंस हम यहां पे निकालते हैं. सो पाथ डिफरेंस इज द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय आइदर ऑफ द वेव. अरे देखो, S1 को भी P पे पहुंचना है, S2 को भी P पे पहुंचना है, लेकिन S2 को P तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस S1P से ज्यादा कितनी निकालनी है? S2P डैश. समझ आ रहा है? दिस S2P डैश इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. सो प्लीज रिमेंबर, याद रखोगे बेटा, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. वो याद रखना बेटा. लेट
delta x is the power difference, and this power difference can be written as lambda by 2 pi into phi. प्लीज रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। बेटा ये रिलेशनशिप है फेज डिफरेंस और पावर डिफरेंस के बीच में। क्या रिलेशन है? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। अभी टाइम नहीं है, मैं बताता ये आता भी कैसे है। खैर फिलहाल अगर याद रखोगे इट इज बेटर। नाउ टेल मी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोलो बेटा फेज डिफरेंस कितनी होती है? 2n पाई। यू नो n इज एन इंटीजर, सो बताओ पावर डिफरेंस कितनी फिर होनी चाहिए? डेल्टा एक्स कितना निकलेगा? लैम्डा बाई 2 पाई। और बेटा फेज डिफरेंस के बदले आप क्या लिखोगे? 2n पाई। 2 पाई कैंसल, सो व्हाट इज द पावर डिफरेंस? यस, इट इज n लैम्डा। सो प्लीज मेक इट क्लियर। सो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस शुड बी even integral multiple of pi and power difference should be integral multiple of lambda। यानी कि देखो n शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 so on, so what should be the power difference for constructive interference? It can be 0, it can be lambda, it can be 2 lambda, it can be 3 lambda, so on। So what does that mean? For constructive interference, power difference is equal to integral multiple of wavelength, and what should be the phase difference? Even integral multiple of pi। Please remember this। Now let us move to the destructive। चलो बेटा, for destructive interference you must remember cos फाई वहां पे -1 आता था, कल के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ाया है। और cos फाई जो है -1 कहां पे होता है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, cos ऑफ 2n plus 1 times pi। So what should be the phase difference for destructive interference? It should be equal to odd integral multiple of pi। What does that mean? If the phase difference is pi, if the phase difference is 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, then destructive interference will take place। So for destructive interference, the phase difference should be odd integral multiple of pi। What about the power difference? Yes, बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर फेज डिफरेंस और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, पावर डिफरेंस कितनी होनी चाहिए? यू नो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पावर डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इट इज लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। तो बेटा क्या निकलेगा आंसर? शाबाश, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई। अरे फाई के बदले क्या लिखेंगे बेटा? 2n plus 1 times pi। This pi and this pi will cancel out। यहां क्या निकलेगा? अगर ऐसे लिखेंगे 2n plus 1 times lambda by 2। सो बताओ बेटा, कल भी मैंने आपको बताया 2n plus 1 जो है दिस इज कॉल्ड ऑड इंटीजर। ओके, 2n plus 1 कौन सा इंटीजर बनता है? ऑड। कैसे बेटा? देखो n को शुरू करो 0, 2 into 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 ऑड है। चलो n को 1 दे दो, 2 into 1 is 2, 2 plus 1 is 3। So can I say that for a destructive interference, the phase difference should be odd integral multiple of pi, and the power difference should be odd integral multiple of lambda। No, not lambda, but lambda by 2। ये याद रखोगे। So power difference should be odd integral multiple of lambda by 2 and phase difference should be odd integral multiple of pi। तो ये बेटा सारी कंडीशंस आ गई। और मैं अब आ जाता हूं उस न्यूमेरिकल पे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पहले देना चाहता हूं। नाउ टेल मी बेटा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है, बोलो वो कितना हो सकता है एक वेव का? a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab। cos फाई कहां गया? यू नो मैक्सिमम के लिए cos फाई 1 होता है। तो कहने से दैट ये जो बेटा r मैक्स होता है, आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर।
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव बेटा कितना होता है, a प्लस बी, यानी कि सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स। अच्छा बेटा, सिमिलरली जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो याद रखोगे, that will be equal to a minus b. I don't need to solve it because it is understood. वहां आएगा r min जो आएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा, that will be equal to square root of a square plus b square minus 2ab because cos phi is minus 1 for minimum amplitude. So a minus b का whole square आएगा, square root cancel, तो a minus b आ गया. Now tell me, what is the ratio of maximum amplitude by minimum amplitude? Can you tell me? R max by R min बेटा किसके बराबर निकला, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। लेकिन बेटा यूजुअली वहां पे सवाल आता है कि आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, आपको इन ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम यहां पे डिवाइड करेंगे a से, इसको भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी बेटा a से या सॉरी b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा कन्वीनियंस होगी। सो व्हाट शैल आई डू, आई विल डिवाइड इट बाय b, न्यूमरेटर को भी b से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड करेंगे। तो इसको पार्शियली डिवाइड करो, a बाई बी प्लस b बाई बी डिवाइडेड बाय a बाई बी minus b by b. And what is this a by b? Array, a is the amplitude of the first source, b is the amplitude of the second wave coming from the second source. So can I say that this a by b is the amplitude ratio? Let I call it as r, plus b by b is 1 divided by, what is a by b? It is the amplitude ratio r minus 1. तो बताओ बेटा, r max by r min, maximum amplitude डिवाइडेड बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड बेटा किसके बराबर निकला, r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। लेकिन बेटा इसके साथ सवाल आ जाता है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज, I max बाय I min। कल अगर आपको याद होगा बेटा, आपने अगर मेरा लेक्चर कल का वॉच किया होगा, मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी जो होती है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो कैन आई से I max by I min, देखो बेटा एम्पलीट्यूड R max कितना है, ऐसे लिख सकते हैं, I max by I min इज इक्वल टू R max का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R min का होल स्क्वायर, राइट। बोलो बेटा R max कितना है, यस A बाई बी, ऐसे लिखा था ना, प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी बेटा किसके बराबर निकला, r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर इट, बिकॉज ये फॉर्मूला पे आप देख सकते हो बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है और एंट्रेंस में भी, नीट में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, जेडब्ल्यूज में भी ये इस पे क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ध्यान रखो, अगर आपको एम्पलीट्यूड रेशियो पता होगा, आप मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हो, और वही क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया था। देखो बेटा सवाल क्या है, क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ amplitudes of two coherent sources of light are in the ratio 9:16। यानी कि बेटा दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, उनका एम्पलीट्यूड रेशियो 9:16 है। निकालना क्या है, मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो क्या करोगे बेटा, यू नो मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है, इनका जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशियो प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड रेशियो माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान फॉर्मूला है याद रखने के लिए, r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज r, एम्पलीट्यूड रेशियो। सो what shall you write, r is 9/16 plus 1 का होल स्क्वायर divided by 9/16 minus 1 का होल स्क्वायर। 9 plus 16 is 25/16 का होल स्क्वायर divided by 9 minus 16 it is minus 7/16 का होल स्क्वायर। 25 into 25 is 625। 16 का होल स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर कैंसल, यहां पे 7 7s are 49। So 625 yes is to
49 is the ratio of maximum by minimum intensity. Right? समझ आए बेटा? तो बाद में फर्दर भी आप इसको ले सकते हो, अगर ऐसे भी रखोगे कोई मसला नहीं. So this is the amplitude maximum by minimum intensity ratio. Now let us move to the next topic. जो यहां पे सवाल है बेटा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्वेश्चन. क्वेश्चन इज डिफाइन फ्रिंज विड्थ. क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बेटा देखो, प्लीज हैव अ फोकस हियर. So define fringe width and derive an expression for the fringe width with the help of a Young's double slit experiment. बेटा Young's double slit experiment क्या था? बेसिकली ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंटली समझ आता है. यानी कि बेटा इसने जो एक्सपेरिमेंटली जो शेप दी इंटरफेरेंस पैटर्न की, बेटा वही वो इसी यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से होती है. तो इस यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या होता है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए सिंगल सोर्स और यू हैव दिस सोर्स हेयर एस. ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है यहां पे, और यहां पे मैंने क्या किया है बेटा, मैंने यहां पे एक स्लिट क्रिएट किया है. दिस इज द स्लिट ओपनिंग, आई मीन टू से दिस इज द स्मॉल ओपनिंग हेयर जहां से लाइट पास हो सकती है. ठीक है, सोर्स एक ही है. ठीक है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स मैंने यूज किया. मोनोक्रोमैटिक मीन्स अ सोर्स ऑफ सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ, और वहां से जो लाइट आ रही है वो इस स्लिट पे पड़ रही है. लेट आई कॉल इट एज S1. और उसके बाद दिस लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम स्लिट S1 was allowed to pass through two slits. इनके बीच में स्पेसिंग बेटा बहुत कम है. ऐसे तो लाइट पहले एक स्लिट से जा रही है, वहां से निकल के अब दो स्लिट से आ रही है. लेट आई कॉल इट एज S2, दिस एज S3 स्लिट. नाउ टेल मी बेटा, S2 और S3 से जो लाइट आ रही है, डू दे हैव द सेम सोर्स और डू दे हैव द डिफरेंट सोर्स? यानी कि क्वेश्चन पर क्या इनका पेरेंट सोर्स सेम है या डिफरेंट है, मुझे बताओ. अरे बेटा S2 लाइट जो निकल रही है यहां से, उसका सोर्स कौन है बेटा? ये S है ना. अच्छा, S3 से भी जो लाइट आ रही है उसका सोर्स भी कौन है बेटा? वो S ही है ना. सो दोनों ये जो S2 और S3 से जो लाइट निकल रही है, इनका पेरेंट सेम है. अरे जेनेटिक्स इतनी पड़ी है, यली यमन पेरेंट सेम छ तेले राला ना क्या जीनस राला ना, हाँ, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो होगी ना. सेम इज द केस हेयर. जब बेटा ये दो स्लिट से जो लाइट आ रही है, अरे इनका पेरेंट सेम है, ये मन कुनी मोल मोच, इनका पेरेंट सोर्स सेम है, तो उससे क्या होगा, यहां से भी जो वेव्स निकलेगी, यहां से भी जो वेव्स निकलेगी, देन उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, फेज डिफरेंस या जीरो होगी या कांस्टेंट होगी, एम्पलीट्यूड भी लगभग सेम होगा. तो क्या नहीं से कि अब इन दो सोर्स से जो लाइट निकल रही है, दे आर कोहेरेंट सोर्स. सो व्हाट S2 एंड S3 आर, दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. हाउ? क्योंकि उन दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट से जो लाइट आ रही है, दे हैव द कॉमन सोर्स, दे हैव द पेरेंट सोर्स. और यहां पे फिर बेटा स्क्रीन लगा है, तो देखा गया यहां पे जो वेव्स आ रही हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था. एंड व्हेन दिस इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा गया, तो वहां पे देखा गया कि वहां पे ब्राइट बैंड है, और बेटा जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा गया, वहां पे कौन सा बैंड देखा गया? डार्क बैंड. ठीक है, तो हुआ क्या? आई वॉन्ट टू इनवाइट मंसूर साहब, आप मुझे थोड़ी हेल्प कर लो. बेटा सिंपल है, आप ये पकड़ लीजिए. थैंक यू सर. आई कैन बेटा देखो, ये मैं सिंपल आपको यहां पे दिखा रहा हूं. दिस इज अ टॉर्च, और मंसूर साहब आप ऐसे पकड़ लीजिए. तो दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस स्लिट, आप ऐसे इसको पकड़ लीजिए. सो सोर्स ये है ना. लेट आई अज्यूम दिस इज नॉट ए मोनोक्रोमैटिक, लेट अस अज्यूम, इधर थोड़ा आइए, दिस इज अ मोनोक्रोमैटिक एंड द लाइट इज कमिंग पासिंग थ्रू दिस स्लिट. और उसके बाद मैं और एक ये बोर्ड ला रहा हूं,
ठीक है, कार्डबोर्ड ला रहा हूं, इस पे भी दो स्लिट्स लगाए हैं, इनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम रखनी है। तो क्या होगा, नाउ जो लाइट उस स्लिट से निकल रही है, वहां से लाइट इन दो स्लिट्स के थ्रू पास हो रही है। तो क्या देखा गया, मुझे बताओ बेटा, अब इन दो स्लिट्स से जो लाइट बाहर आ रही है, ठीक है, तो उनका पेरेंट सेम है या डिफरेंट है? उनका पेरेंट सेम आ रहा है, ये वाला बेटा। तो इन दोनों स्लिट से जो लाइट निकल रही है, उन दोनों का पेरेंट सेम है। तो यहां से जो वेव्स निकल रही है बेटा, उनकी वेवलेंथ भी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। इज दैट क्लियर? तो बेटा उसके बाद अगर आप यहां स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो स्क्रीन पे देखा गया कि यहां पे ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से जो दो स्लिट से जो लाइट निकल रही है, दे आर कोहेरेंट सोर्सेस, और कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से जो वेव्स एमिट होती है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच सर, दीज आर द रियल हीरोज, रियली। ये दिन भर रात भर यहां ही होते हैं, स्टूडियोज को एडजस्ट करना, एवरीथिंग। सो आई एम सो मच थैंकफुल टू देम। मंसूर साहब थैंक यू। सो यहां पे डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं, राइट? अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड। तो यही अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड को ही इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सो इंटरफेरेंस के लिए वो बेहद इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस? दैट द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। तब ऐसा हो सकता है, डार्क और ब्राइट बैंड बन सकता है। नाउ इसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बेटा हमें आज क्या करना है? दिस इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाउ आई होप कि आपको पता चला कि इसको डबल स्लिट क्यों कहते हैं। पहले एक स्लिट से लाइट निकलती है, फिर उसके बाद यहां 2 स्लिट से वहां से लाइट निकलती है, वो दोनों कोहेरेंट होते हैं। अब इसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम फ्रिंज विड्थ को डिराइव करेंगे। वो क्या मतलब हुआ फ्रिंज विड्थ? देखो बेटा, मान लो दिस इज द स्क्रीन, ओके, एंड यू नो दीज आर द 2 स्लिट्स। This is S1 and this is S2. These are the 2 slits separated by a very small distance. Okay. And this is the screen. Right? And this is the center of the screen. Let I call it as O. Okay. समझ आ रहा है? एंड लेट अस अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के बीच में जो बेटा दूरी है, लेट दैट इज स्मॉल डी। ओके, तो जब 2 स्लिट्स लिए, ऑब्वियसली ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसी का लेना है। नाउ बेटा क्या होगा, यहां पे डार्क और ब्राइट ये फ्रिंजेस बनेंगे, बैंड्स बनेंगे। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है बेटा? फ्रिंज विड्थ इज बेसिकली it is the distance between 2 bright bands or 2 consecutive dark bands, राइट? अरे लॉजिकल बात है। अगर आपको पता है यहां पे अगर ये डार्क बैंड है, ये ब्राइट है, उसके बाद फिर से डार्क है, क्लियर हुआ? अगर मैं 2 डार्क बैंड्स के बीच में दूरी देखूंगा, उनके बीच में कौन सा बैंड है बेटा? ब्राइट बैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिंज विड्थ बेसिकली गिव्स अस द विड्थ ऑफ द डार्क बैंड और इट गिव्स अस द विड्थ ऑफ द ब्राइट बैंड। और निकालते कैसे हैं? हम 2 ब्राइट बैंड्स की पोजीशन देखते हैं और उनको माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 डार्क बैंड्स और डिस्टेंस बिटवीन द 2 ब्राइट बैंड्स गिव्स अस द फ्रिंज विड्थ। इज दैट क्लियर? नाउ तो मान लो बेटा यहां पे मैं क्या कर रहा हूं,
इस स्लिट, इन स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो दूरी है बेटा वो है कैपिटल डी, राइट। स्लिट्स के बीच में दूरी है डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो दूरी है वो है कैपिटल डी, राइट। समझ आ रहा है बेटा? नाउ तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। अब बेटा क्या कर रहा हूं मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, कंसिडर ए पॉइंट P here, ओके, here we have some point P, ठीक है बेटा। और मान लो वो पॉइंट P कितना दूर है इस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, लेट दिस पॉइंट P lies at a distance y from the center of the screen, ओके। एंड अब क्या होगा बेटा, मुझे देखना है कि पॉइंट P, या मुझे देखना है कि ब्राइट बैंड की पोजीशन क्या है या डार्क बैंड की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए मैंने कोई पॉइंट P लिया, ठीक है, वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितना दूर है, y की दूरी पे है। तो बताओ S1 से अगर वेव आ रही है, सो इट विल रीच टू पॉइंट P। S2 से भी जो वेव आ रही है, वेवलेट आ रहा है, इसको भी पॉइंट P पे पहुंचना है। क्लियर हुआ बेटा? नाउ अगर आप सेंटर की बात करोगे बेटा, वेवलेट जो S1 से निकलेगा या वेव जो S1 से आ रही है और वेव जो S2 से आ रही है, बोलो बेटा सेंटर ऑफ द स्क्रीन तक पहुंचने में उनको सेम पाथ कवर करना है या डिफरेंट पाथ कवर करना है? कोई बता सकता है? शाबाश, देखो बेटा, टेल मी, डू दे हैव टू कवर द सेम पाथ और डिफरेंट पाथ? आप देख सकते हो बेटा, ये दूरी और ये दूरी सेम है ना। सो S1 को, यानी कि वेव जो S1 से निकलेगी, जितना उसको पाथ कवर करना है O तक पहुंचने में, जितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी है O तक पहुंचने में, उतनी ही डिस्टेंस S2 सोर्स से भी जो वेव निकलेगी उसको भी सेम डिस्टेंस कवर करनी है O तक पहुंचने में। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, बोलो बेटा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे पाथ डिफरेंस कितनी आपको लग रही है? 0, बिकॉज सोर्स S1 से भी जो वेव आएगी, S2 से भी जो वेव आएगी, उनको सेम डिस्टेंस कवर करनी है O तक पहुंचने में। सो पाथ डिफरेंस इनके बीच में कुछ नहीं है, दोनों को सेम पाथ कवर करना है। सो पाथ डिफरेंस जब 0 हो, यू नो इन इंटरफेरेंस व्हेन द पाथ डिफरेंस इज 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। देयरफॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। तो बता बेटा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमेशा ब्राइट होगा, इट विल ऑलवेज बिहेव एज अ ब्राइट बैंड। व्हाई? बिकॉज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन द पाथ डिफरेंस इज 0। सो सेंटर ऐसी हमेशा मकान, स्क्रीन का जो सेंटर होगा सो ऐसे हमेशा इल्यूमिनेटेड, वो हमेशा ब्राइट होगा क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगी। अब बात करेंगे पॉइंट P की। चलो बेटा, पॉइंट P पे देखेंगे कि पाथ डिफरेंस कितनी है, राइट। So at point P, what is the path difference? Delta x. कोई बता सकता है बेटा? क्या पॉइंट P तक पहुंचने में दोनों को सेम पाथ कवर करना है? नहीं बेटा, आप देख सकते हो S1 से P तक जाने में डिस्टेंस है S1P, S2 से P तक जाने में डिस्टेंस है S2P। तो लॉजिक सीधे डायग्राम से लग रहा है S2P S1P से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल सबट्रैक्ट देम। आई कैन राइट इट लाइक दिस, इट इज पाथ डिफरेंस इज S2P माइनस S1P, राइट। सो सिंपल आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को ये पाथ लेंगे तो माइनस करोगे बेटा, वही एक्स्ट्रा पाथ आपको निकल आएगा। क्लियर हुआ? तो ये एक्स्ट्रा पाथ कैसे निकलेगा यहां पे आप ध्यान दोगे बेटा। तो ये S2P भी निकालना पड़ेगा, S1P भी निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव टू टेक 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल वो लोगे जिसमें S1P निकलेगा, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल वो लोगे जिसमें S2P
P आएगा। तो बोलो बेटा S2P किस राइट एंगल ट्रायंगल में निकलेगा? लेट आई कॉल देम एज, इनके नाम रखेंगे बेटा, लेट आई कॉल इट एज C, लेट आई कॉल इट एज C डैश, या ये अगर P है इसको P डैश रखेगी। तो बोलो बेटा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेगी? S1P, यहां पे नाम रखो, इसका नाम E रखेगी बेटा, ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगी, इसका नाम F रखेगी। ओके, तो बोलो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है जिसमें S1P निकलेगा? S1EP। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें S2P निकल सकता है, दैट इज S2FP। तो इन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, S1P को निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, S2P को निकालने के लिए भी राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। तो बताओ E से O तक, बेटा आप बता सकते हो यहां से यहां तक कितनी दूरी है? इट इज D/2। आप बता सकते हो यहां से यहां तक कितनी दूरी है? इट इज D/2। आप देख लो, ये यहां से यहां तक ये सेंटर है, D/2 D/2, दिस इज ऑल्सो D/2। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल S1P यूजिंग क्या नाम है इसका पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का? S1EP या S1PE यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर S1P स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बोलो बेस कितनी है? S1E, बेटा वो D है ना, सो आई विल राइट इट एज D स्क्वायर प्लस यस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बोलो इसमें परपेंडिकुलर PE है, तो PE को Y में लिखो। कैसे लिखोगे बेटा? Y को D/2 माइनस करो, वो PE निकलेगा, सिंपल है ना। इसको इतना काटो, वो PE निकलेगा, सो Y को D/2 माइनस करना है। सो व्हाट शैल आई राइट? Y minus D/2 का whole square. So I have used the Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Base is D square, perpendicular is Y minus D/2 का whole square. अच्छा ठीक है बेटा, S1P square थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें से D स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि बाद में ये बाइनोमियल थ्योरम का एक केस बनेगा, 1 प्लस एक्स पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx। उसके लिए पहली टर्म 1 बननी चाहिए, तो वही कोशिश मैं यहां पे कर रहा हूं। D स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहां पे 1 बचा, और यहां पे क्या बचा? y माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। y क्योंकि यहां D स्क्वायर नहीं था, मल्टीप्लाई D स्क्वायर डिवाइड D स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर S1P किसके बराबर निकला? ये स्क्वायर इधर चढ़ेगा, D स्क्वायर का रूट D, और इसको अलग से रूट आएगा 1 प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर होल रेज पावर 1/2। राइट? अरे रूट लगाया दोनों को। तो अब यहां पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करोगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? 1 प्लस एक्स पावर n बेटा बराबर होता है 1 प्लस nx, लेकिन ये तब है व्हेन मॉड ऑफ x इज फार फार लेस देन 1। यानी कि ये जो क्वांटिटी है अगर ये नेग्लिजिबली स्मॉल है तो आप 1 प्लस एक्स पावर n को 1 प्लस nx लिख सकते हो। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या करोगे? S1P निकलेगा बराबर D टाइम्स, बोलो बेटा ये क्या है? 1 प्लस एक्स पावर n, वो किसके बराबर आएगा? 1 प्लस nx। क्या आएगा? 1 प्लस n, यस 1/2, n इज 1/2, x ये सारा है, y माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। पावर खत्म हो गया क्योंकि एक्सपेंशन किया, 1 प्लस n था 1/2x ये है। तो S1P बेटा किसके बराबर निकलेगा? आप डरो मत, एक ही करना है। S2P हम फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करने की फिर जरूरत नहीं है ना बोर्ड में ना यहां पे। अगर वहां पे भी सवाल आया S1P निकालोगे, देन यू हैव टू राइट सिमिलरली S2P इसके बराबर होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। सो D को वापस दे दो, D इंटू 1 इज D प्लस ये D जब यहां आएगा, ये एक D और एक D इसमें कैंसल होगा, तो बचा क्या? y माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D।
तो बेटा ये निकला S1P। सो बेटा ये निकला S1P। ठीक है, अब बोलोगे सर S2P कितना आएगा? देखो बेटा बस ऐसे ही बताऊंगा मैं। S2P में एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा S2FP, फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, वहां पे भी बेस डी स्क्वायर आएगी। लेकिन बेटा परपेंडिकुलर में यहां फर्क आएगी। परपेंडिकुलर तो ये सारा है, आप देखो P से O तक y है, O से F तक d/2 है, वहां आता था y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, यहां आएगा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। सो यू डोंट नीड टू इवैल्यूएट इट, आप ऐसे लिख सकते हो, ये बोर्ड में भी चलता है। अगर आप ऐसे लिखोगे सिमिलरली S, हाँ आप कौन सा निकालना है हमें? S2P विल बी इक्वल टू, देखो बेटा यहां क्या आंसर आया, D प्लस, अंदर क्या था Y माइनस, वहां आएगा Y प्लस, बस इतनी फर्क आएगी। तो क्या लिखोगे? D प्लस Y माइनस D/2, Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2YSD। सीधे, आपको इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत अब नहीं है। मार्क्स कटेगा मेपेट खेल जाओ, क्योंकि एक आपने निकाला, दूसरे में आप सीधे लिख सकते हो सिमिलरली S2P इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बताओ बेटा हमने यहां पे पार्ट डिफरेंस जो ली थी वो था S2P माइनस S1P। S1P भी निकला, S2P भी निकला, तो बेटा पार्ट डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस किसके बराबर निकली बेटा? शाबाश, S2P माइनस S1P। हाउ मच इज S2P? इट इज D प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2YSD। यस, माइनस S1P D प्लस Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2YSD। राइट, तो बेटा ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स जो निकला इट इज इक्वल टू Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 2YSD। अब देख लो बेटा, होल डिवाइड कर लेके इनको माइनस और 2D एक एलसीएम करके एक आ जाएगा। तो अब यहां पे भी एक फॉर्मूला है, यू नो व्हाट इज दिस? A प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस? A माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं आपको बताऊं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4AB। किस किस को पता है? देखो कैसे, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो A प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। देखो बेटा A स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2AB प्लस 2AB इज इक्वल टू 4AB। तो यही तो प्रूव है। सो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB। तो बोलो पावर डिफरेंस बेटा कितनी निकली? 4AB। सो it is 4, A is Y, B is D/2, whole divided by twice capital D। अरे बेटा हो गया सॉल्व, ये 2 into 2 is 4, वो 4 इसके साथ कैंसल हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे? 2 into 2 is 4, वो 4 इसके साथ कैंसल हो जाएगा। तो पावर डिफरेंस जो बेटा निकली वो निकली बराबर Y स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पावर डिफरेंस आपको पता है तो आपको उसकी उस बैंड की पोजीशन पता चल सकती है। देखो 2 स्टेप है अब, और उसके बाद आपको फ्रिंज विड्थ पता चलेगी। देखो बेटा, यू नो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट इज द पावर डिफरेंस? कोई बता सकता है? इट इज n लैम्डा। अरे अभी पढ़ा, power difference for constructive is integral multiple of lambda. So what does that mean? Power difference अभी किसके बराबर आई है? What is the general formula? Y small d by capital D is equal to n lambda. तो बोलो y किसके बराबर निकलेगा? n lambda capital D by small d, right? तो बताओ what this y will give us? अरे ये y
किन की पोजिशन देगा? दिस विल गिव अस द पोजिशन ऑफ ब्राइड बैंड्स। अरे पहला ब्राइड बैंड कहां है, दूसरा कहां है, तीसरा कहां है? इस वाई से उन ब्राइड बैंड्स की पोजिशन पता चलेगी विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर। सो कैसे? देखो, दे दो एन को वैल्यू 0 बेटा, बिकॉज यू नो एन स्टार्ट फ्रॉम 0, तो वाई कितना निकला? 0। इट मीन्स पहला ब्राइड बैंड कहां पे बनेगा? सेंटर पे। फिर दे दो एन को वैल्यू 1। बोलो y2 कितना निकला? इसको y1 रखेंगे, y2 निकला बराबर एन को दे दो 1 लैम्डा d बाई स्मॉल d। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पोजिशन ऑफ सेकेंड ब्राइड बैंड। व्हाट इज दिस? दिस इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्राइड बैंड। और मैंने आपको अभी पढ़ाया फ्रिंज विड्थ जो होती है, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ टू ब्राइड बैंड्स और टू डार्क बैंड्स। तो क्या करोगे? बोलो बेटा। यहां पे पहले ब्राइड बैंड की भी पोजीशन पता है और दूसरे की भी पता है। अगर आप इनको माइनस करोगे, इनकी पोजीशन उसको माइनस करोगे, बोलो इनके बीच में कौन सा बैंड होगा? ब्राइड बैंड के बीच में डार्क बैंड होगा। तो जब आप इन दो पोजीशन उसको माइनस करोगे, वो आपको विड्थ देगा डार्क बैंड की। सो देयरफॉर विड्थ ऑफ डार्क बैंड या फर्स्ट डार्क बैंड कितना होगा? y2 माइनस y1। बेटा जिसको फ्रिंज विड्थ कहेंगे और बीटा से दिखाते हैं, सो इट इज बीटा डार्क। किसके बराबर आएगा? व्हाट इज y2? लैम्डा d बाई स्मॉल d। व्हाट इज y1? इट इज 0। तो बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी निकली डार्क बैंड की? लैम्डा d बाई स्मॉल d। ओके, अरे हम आगे भी जा सकते हैं। देखो बेटा, बोलो तीसरे डार्क बैंड की ब्राइट बैंड की पोजीशन क्या आएगी? एन को 3 दे दो, इट विल बी 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। फिर बताओ दूसरे ब्राइट बैंड और तीसरे ब्राइट बैंड के बीच में फिर से डार्क बैंड होगा और उसकी फ्रिंज विड्थ अगर आप निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे? y3 माइनस y2। बेटा वो फिर से लैम्डा डी बाई स्मॉल डी ही आएगा, आप खुद कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या हुआ? जितने भी डार्क बैंड्स हैं उन सब डार्क बैंड्स की विड्थ बराबर होगी। कितनी होगी? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सो देयरफॉर आई कैन राइट ऑल डार्क बैंड्स हैव इक्वल विड्थ्स। सारे डार्क बैंड्स की जो विड्थ होगी बेटा वो इक्वल होगी। नाउ व्हाट अबाउट द ब्राइट? बोलो ब्राइट बैंड की विड्थ कैसे निकालोगे? अरे ब्राइट बैंड की विड्थ के लिए आपको किन की पोजीशंस निकालनी पड़ेगी? डार्क बैंड्स की। तो बताओ, फॉर अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाई थी, अब डिस्ट्रक्टिव की लगाओ। बताओ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट शुड बी द पावर डिफरेंस? डिड यू रिमेंबर? 2n plus 1 times lambda by 2. But what is the power difference which you have evaluated? Formula in terms of position, y small d by capital D should be equal to 2n plus 1 times lambda by 2. तो बताओ y किसके बराबर निकला? 2n plus 1 lambda capital D by 2y small d. So what is this y? This y gives us the position of which band? Yes, dark band. वो क्या दे रहा था? देखो बेटा मैं वापस आ रहा हूं। This y gives us the position of bright band. This let me write down. It gives us the position of bright band. And ये क्या दे रहा है बेटा? This gives us the position of dark band. तो बोलो बेटा, अब इन डार्क बैंड्स के बीच में, इन डार्क बैंड्स के बीच में कौन सा बैंड है? ब्राइट बैंड। तो इनको सब्ट्रैक्ट करो। बोलो पहला ब्राइट डार्क बैंड कहां होगा? दे दो एन को वैल्यू 0। सो y विल बी इक्वल टू, दे दो वैल्यू ट्वाइस एन होगा 0 प्लस 1 यस लैम्डा डी बाई 2d। तो बोलो बेटा पहला डार्क बैंड किस पोजीशन पे होगा? 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, लैम्डा डी बाई 2d। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट व्हाट फर्स्ट? ब्राइट और डार्क? इट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड। बोलो बेटा दूसरा डार्क बैंड जो होगा उसकी पोजीशन क्या होगी? एन को क्या वैल्यू देंगे? 1। बोलो y2 कितना निकला बेटा? दे दो यहां एन को वैल्यू 1। एन को जब वैल्यू 1 दोगे 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, वो आएगा बेटा 3 लैम्डा डी बाई
twice D. What is this? This is the position of second dark band. This is the position of फर्स्ट डार्क बैंड. और डार्क बैंड के बीच में कौन सा बैंड होगा? ब्राइट. तो अगर मैं इन दो पोजीशन उसको माइनस करूंगा, वो मुझे विड्थ देगा किस बैंड की? फर्स्ट ब्राइट बैंड. यानी कि डार्क बैंड की पोजीशन उसको अगर माइनस करोगे, वो हमें ब्राइट बैंड की विड्थ देता है. तो यहां पे विड्थ कैसे निकालोगे? देयरफॉर विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड, यस, shall I write it as बीटा ब्राइट, किसके बराबर आएगा? y2 माइनस y1. दिस इज द विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट बैंड. तो y2 कितना है? y2 है 3 लैम्डा d बाई 2d. y1 कितना है? लैम्डा d बाई 2d. तो बेटा क्या आएगा? लैम्डा d बाई 2d, 3 लैम्डा d बाई 2d माइनस लैम्डा d बाई 2d, इट इज लैम्डा d बाई स्मॉल d. सिंपल है ना? कैसे कर लोगे? अरे लैम्डा d बाई 2d को कॉमन निकालो, 3 माइनस 1 इज 2, 2 2 कैंसल, आंसर आ गया लैम्डा d बाई स्मॉल d. सो बताओ बेटा, ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ आ गई वो भी कितनी आ गई? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. डार्क बैंड की भी विड्थ कितनी आ गई? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. तो बेटा दोनों विड्थ्स, चाहे ब्राइट बैंड हो चाहे डार्क बैंड हो, ऑल द बैंड्स हैव इक्वल विड्थ्स. सो फ्रिंज विड्थ बेटा किस किस पे डिपेंड करता है? वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. रेड यूज करोगे, वेव लेंथ ज्यादा है तो फ्रिंजेस भी बड़े बड़े होंगे, फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगी. अच्छा, डी इज द डिस्टेंस. यहां क्या लिखा मैंने? नीचे स्मॉल डी लिखना है. अच्छा, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन. जितनी दूरी स्लिट और स्क्रीन के बीच में कम हो, उतनी फ्रिंज विड्थ भी कम होगी, यानी कि बैंड छोटे छोटे होंगे. अच्छा, डी स्लिट्स के बीच में जो स्पेसिंग है, जितनी वो कम हो उतनी विड्थ, फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी. सो बताओ, चाहे डार्क बैंड है चाहे ब्राइट बैंड है, सबकी विड्थ इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, जितना बैंड ब्राइट पहला है, सेकंड ब्राइट बैंड भी वैसा ही है, थर्ड ब्राइट बैंड भी वैसा ही है. सो आई कैन से दैट ऑल ब्राइट बैंड्स, all dark bands possess equal widths. And what is that width? Lambda d by small d. पातोस आमद सवाल, अगर इस पूरे apparatus को पानी में डालेंगे, पानी में डालने से फ्रिंज विड्थ्स में क्या फर्क आएगा? वो आएगा ना? तो इंशाल्लाह वो मैं कल दिखाऊंगा. और कल इंशाल्लाह मैं शुरू करने जा रहा हूं पोलराइजेशन. कल वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर होगा. उसके बाद परसों बी विद मी रे ऑप्टिक्स शुरू करना है. नोटबुक साथ साथ मेंटेन करो. ये वो शुरू टाइप चैप्टर नहीं है, इसमें फोकस करने की जरूरत है. साथ साथ नोटबुक मेंटेन करो, प्रैक्टिस कर लो. इंशाल्लाह 15 के 15 मार्क्स आपको बोर्ड में वेव और रे में आने चाहिए. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.